धन्यवाद सभापति महोदय। Short duration discussion is for 2 hours. 2 hours. So we have to adhere to the time schedule because there are other important bills also and other issues also. Yeah. I request the chair, please see that equitable justice is done to all people, including that side. I will do it. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। आज कलिकेश नारायण सिंह देव जी द्वारा लाया गया प्रस्ताव पठानकोट के ऊपर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने केवल कुछ पॉइंट्स उठाए, लेकिन जो मुझे लगता था कि इसमें काफी हीट हो जाएगा, चीजें हो जाएगी, एक अच्छी बात यह हुई कि ये पार्लियामेंट सेंसिबल पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। और जो इशू है, क्योंकि पठानकोट एक कोई पहला इशू नहीं है, 46-47 के बाद से यदि घटना हम देखते रहेंगे तो चाहे चाइना का वार हो, चाहे पाकिस्तान का वार हो, चाहे पुरुलिया का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे मुंबई का अटैक हो, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, यदि उन घटनाओं पे हम यदि जाना चाहेंगे तो लगेगा कि किसकी कमीज ज्यादा साफ है और किसकी कमीज गंदी है। और ये यदि राजनीति हो जाएगा तो जो आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ पूरे देश को एक होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं परेशानी नजर आता है। और लोगों के सामने यह मैसेज आता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी, नक्सलवाद के मुद्दे पर भी, गरीबी के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पार्टी बटी हुई। इसीलिए मैं कलिकेश सिंहदेव साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया, एक राष्ट्र के हित का मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने जो कुछ चीजें अपने वक्तव्य में उठाया या बात करते हुए उन्होंने उठाया, उसमें सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन क्या है। एक तो पठानकोट में आर्म फोर्सेस की सबसे कम कैजुअलिटी हुई। आपको पता है कि जो एनएसजी के भी जो कमांडो मरे वो एक मरे। समय ज्यादा जला 6 लोग जो है वो आतंकवादी थे, जो अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? इस देश में हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। यहां एक चर्चा करने का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, क्यों इस तरह के पठानकोट जैसी घटनाएं होती हैं, क्यों मुंबई की जैसे घटनाएं होती हैं। आप इंटेलिजेंस को फेल्योर कर देते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। मैं आपके बात से जो है सहमत हो जाता हूं कि यहां सचमुच इंटेलिजेंस का फेल्योर हो जाता है, लेकिन उसके मॉरलिटी को, उसके मॉरल को कौन खत्म करता है? अभी इस तरह जहां का बात करते हुए आपको पता है कि मैंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये इंटेलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन है। यदि वो कोई इनपुट दे देता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और आप इंटेलिजेंस को जो है यदि दोषी ठहराएंगे और उसी को आप प्रोसिक्यूट करने की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि आप अमेरिका की तरह 5000 की फोर्सेस खड़ा कर लो, अमेरिका की तरह 20,000 की फोर्सेस खड़ा कर लो, वो 20,000 प्यून और कर्मचारी और ये सब नहीं होगा, वो केवल और केवल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, तो भी आपको कोई सही सिचुएशन दे पाएगा। दूसरा सवाल यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपने सबसे बेसिक सवाल उठाया, लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? लॉ एंड ऑर्डर हम स्टेट का विषय मानते हैं। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि इसको स्ट्रेंथन करने का तरीका क्या है कि आर्टिकल 352 और आर्टिकल 359 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आप उसको मजबूत करिए, जिससे कि सेंटर जो है स्टेट में प्रिवेल कर पाए कि हमको जब आवश्यकता होगी हम लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लेंगे। यहां यह सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जो पठानकोट की घटना है वहां सब कुछ के बावजूद भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पंजाब की सरकार है। तो ये बुलाने का जो सवाल है, आप 352 और 359 को आप क्या स्ट्रेंथन कर पाने की स्थिति में है, या किसी सरकार में ये हिम्मत है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को डायरेक्टली सेंटर में ले लें जब तक कि आप राष्ट्रपति शासन इंपोज नहीं करते हैं? दूसरा सवाल यह है कि जो डायरेक्टिव्स है कि पावर ऑफ इशू डायरेक्टिव जो है अंडर 256 एंड 257 कि वो एक तरफ जो है प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को, आर्टिकल 352 को जो है वो मजबूत करता है, और दूसरी तरह आर्टिकल 355, जब भी आर्टिकल 355 का आप उपयोग करते हैं तो राज्य ये कहते हैं कि आप हमारे यहां एनरोड कर रहे हैं।
तो इस पार्लियामेंट को यह सोचने का सवाल है। मैं पठानकोट से ऊपर जाना चाहता हूं, मैं पार्टीजन एंगल पर किसका दोस्त था किसका नहीं दोस्त था, एनएसजी ने क्या किया, एनएसजी ने क्या किया, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट को यह विचार का समय है, क्योंकि समय समय पर जिस तरह से मिस्टर सिंहदेव ने कमेटी की बनाई, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में, और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसका कि जिक्र आपने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो रिकमेंडेशन किया उस रिकमेंडेशन को हमने किस तरह से माना। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो सुओ मोटो नहीं हो सकता है। आपने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस जो है इस पर कैसे सुओ मोटो, जब तक कि राज्य उसको मांगेंगे नहीं तो सुओ मोटो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। आप इसके लिए क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद जो पावर, ज्यूरिसडिक्शन और डिफिनेशन है कि एंट्री 2A में जो आपने यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है कि सेंट्रल फोर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या हम उसको आज बदल पाने की स्थिति में, क्योंकि देश के हालात बहुत खराब हैं, हम प्रॉक्सी वार से जो है जूझ रहे हैं, और एक नहीं रोज जूझते हैं, रोज हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, रोज हमारी आर्मी, रोज सिविलियन, चाहे जम्मू कश्मीर का सवाल हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का सवाल हो, तो क्या उसको हम बदल पाने की स्थिति में है। और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो एडवाइजरीज जो बार बार होम मिनिस्ट्री जारी करती है, जैसे इसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि पहले से पता था और एडवाइजरीज जो है वो जारी किया, रोज जो जारी करता है, तो जो एडवाइजरीज है आर्टिकल 365/352 में, उस एडवाइजरीज को जब स्टेट बड़ी सीरियसली नहीं लेती है तो हम उसको क्या कर पाने की स्थिति में। मेरा इस पार्लियामेंट से, इस देश से सवाल है कि यदि हम चर्चा करने को कहीं कोई अटैक हो जाता है, आतंकवादी घटना हो जाती है, तो आप सीधा सीधा केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो इन सारे चीजों का वायलेशन कर रही है, इसके ऊपर इस पार्लियामेंट को सोचने का सवाल है कि जब तक भाई सभी जगह क्या बंबई की सरकार फेल नहीं हुई क्या? आपने अपने मुख्यमंत्री को नहीं हटाया क्या? वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म नहीं बना रहे थे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इस डिबेट को पार्टीजन एंगल पर नहीं ले जाइए। मैं तो एक जनरल, मैं कह रहा हूं कि इसको पार्टी के एंगल से मत लीजिए। मैं कह रहा हूं 1995 में पुरुलिया में जाकर एयर ड्रॉप हो गया, पूरा का पूरा आर्म्स और एमुनेशन गिर गया, वहां की स्टेट गवर्नमेंट दोषी नहीं थे क्या? 95 में किसकी सरकार थी? सीपीएम उसके लिए दोषी नहीं है क्या? एनसीपी के समय जो है 93 में वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया वहां बॉम्बई के अंदर, तो आप उसको दोषी देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्टीजन एंगल से ऊपर उठकर चले। मैं 93 के बम ब्लास्ट की बात नहीं करता, 95 की पुरुलिया की बात नहीं करता, मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिसके आधार पर आज इस पार्लियामेंट को इस पठानकोट के बाद सोचने की आवश्यकता है। मेरा यह कहना है कि जो डिप्लॉयमेंट है, अभी आपने, मैं कलिकेश सिंहदेव साहब की कहता हूं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आप ज्यादा समझते हैं क्योंकि आपके ससुर साहब खुद ही नेपाल के आर्मी चीफ रह चुके हैं, तो आप यह बताइए कि डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैसे होता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोफेशन एसओपी जिसको कहते हैं, वो क्या है कि फॉर डूइंग दिस आर लेड डाउन इन द इंस्ट्रक्शन ऑन एड टू सिविल अथॉरिटीज बाय द आर्म्ड फोर्सेस 1970/SOP ऑफ CPMF। उसमें क्या है कि जब तक आर्मी को आप बुलाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कौन बुलाएगा, कौन बताएगा, कौन बुलाएगा, कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इवन मैं आपको बताऊं कि यदि कोई बाढ़ आ जाता है, कोई सुखाड़, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा बाढ़ आ गया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा, वहां से कहा कि हमको जो है आर्मी की आवश्यकता है। और जिस आप एयरफोर्स स्टेशन की बात कर रहे हैं पठानकोट में, मुझे तो कभी जानकारी नहीं है, यहां डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बढ़िया ढंग से बताएंगे कि कोई एयरफोर्स का आदमी जो है लड़ाई करता है। एयरफोर्स का आदमी जो है वो प्लेन लेके जाता है, दुश्मन देश में बम गिराता है और उसके बाद वो वहां से वापस लौट जाता है। वो हथियार इसमें जो मैं आपको बताऊं कि यदि आर्मी को भेजते हैं हम, आर्मी यदि सीधे चली जाती है सुओ मोटो, मैं ये केवल कर रहा हूं, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करता हूं कि आर्मी को यदि आप सुओ मोटो भेजते हैं तो सच रिस्पॉन्स कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 130 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के आधार पर जो है आप
आप उसका वायलेशन करते हुए नजर आएंगे। तो क्या सीआरपीसी का जो 130 कोड है हम उसको बदल पाने की स्थिति में? बड़ा सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि जितने अटैक होते हैं, जैसे पार्लियामेंट पर ही अटैक हो गया, कारगिल पर अटैक हो गया, मुंबई ब्लास्ट हो गया, आज पठानकोट की हम चर्चा कर रहे हैं। हम जब सारी चर्चा करते हैं तो बार बार यही चर्चा करते हैं और हम फिर उसमें वापस हो जाते हैं। आज पॉलिटिकल स्कोर करने का समय नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या क्या समस्याएं हैं इस फेडरल स्ट्रक्चर में, क्या क्या समस्या है, केंद्र सरकार के सामने क्या क्या समस्या है, और अपने यहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं क्या इस कानून को चेंज करने की स्थिति में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को दोष ही नहीं देता, क्योंकि यदि आप उंगली उठाने जाएंगे, एक उंगली किसी के ऊपर उठाएंगे तो 4 उंगली अपने ऊपर आएगी। यहां बैठी भी कोई पार्टी ऐसी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा में ही नक्सलवादी में यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हिजीना हकाका साहब, जो उस वक्त वहां एमएलए हुआ करते थे, यदि उनको छोड़ने की बात आई तो किसी को तो छोड़ा ना। नक्सलवाद को छोड़िए, टेररिज्म और नक्सलिज्म दोनों का आप एक ही हिसाब से मानिएगा। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि समझौता नहीं कर रही है। समझौता किस परिस्थिति में कर रही है वो दूसरा सवाल है। इसीलिए इसको स्ट्रेंथन करने की बात है कि हम इसको कैसे करेंगे और रूल ऑफ लॉ जो है आप कैसे लाएंगे। आपने ये कहा कि कंफ्यूजन है, आपने कहा कि एनएसए का वो यहाँ फिर आके मंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन गया, तो आप कहेंगे कि वहां कुछ समझौता हुआ था? निश्चित तौर पर। और जिस तरह से अभी वो वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह से अफजल गुरु को और भारत को आजाद करने के नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़ा है, जिस तरह से फेसबुक पोस्ट किया, आप उसको क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं। ये देश जिस तरह से बनाना रिपब्लिक बन गया है, मैं तो आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं। दुबे जी एड्रेस टू द चेयर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने कहा, सर ठीक है, मैं आज सोचने का सवाल है। सोचने का सवाल यह है कि डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कंफ्यूजन हो गया, कि होम मिनिस्टर के बीच में कंफ्यूजन हो गया, कि एनआईए कर रही, ये एनएसए कर रहा है। एनआईए बनाया गया एनआईए कि टेरर के लिए जो है एक अच्छी संस्था बना दी भारत सरकार ने, एनआईए। सब हम लोग एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एनआईए का ऑफिस सभी स्टेट में बनने की बात आई, तो क्या इसी पार्लियामेंट में हम सभी लोगों ने, जो रीजनल पार्टी के खासकर लोग थे, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, मैं ये कह रहा हूं कि आज ये चीजें सोचने का सवाल है। एनआईए का विरोध आपने किया कि नहीं किया? और जब एनआईए का आप विरोध कर रहे हैं, एनआईए का ऑफिस का विरोध किया आपने कि हमारे यदि स्टेट में आ जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा विषय है, मुख्यमंत्री के नाते जो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। आज आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि एनआईए जो है इस तरह का क्यों नहीं काम कर रहा है, वो प्रोएक्टिव काम क्यों नहीं कर रहा है? जब आप उसको ऑफिस ही नहीं देंगे, जगह ही नहीं देंगे, व्यवस्था ही नहीं देंगे, तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ होने वाला है? तो जो बातें आपने कही कलिके साहब, वो आप खुद ही काटते हैं। और आप अपने मुख्यमंत्री को यदि तैयार कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा का पूरा जो है 356, 352, सीआरपीसी का 130, एनआईए का पोजीशन, ये सब करने की स्थिति में यदि मजबूत सेंटर बन जाए, तो यदि हम किसी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, चीजें क्या कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का लेवल जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। इसी सदन में 6 सितंबर 1965 को वाईबी चौहान साहब, जब पाकिस्तान का अटैक हो गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये एक पड़ोसी के दूसरे पड़ोसी से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई जो है देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ है। और इसीलिए हम लोगों को इन सभी चीजों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है। और जब तक देश यूनाइट नहीं होगा तो ये कोई भी काम हम नहीं कर सकते। और इसी पार्लियामेंट ने उनको मैंडेट दिया था। और 65 की लड़ाई के बाद क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तान हारा, 1971 की लड़ाई में हमने किस तरह से उसको हराया, ये इतिहास गवाह है। 71 में जब बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश के चीजों के बाद, तो 1980 के बाद से इस देश में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और प्रॉक्सी वॉर में हमारी स्थितियां क्या है, हमारा सिचुएशन क्या है, हमारे पास फंड क्या है। आज आप समझिए कि 14,880 करोड़ का जो है हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर है,
92 जिले को वो क्रॉस करता है, 17 स्टेट को क्रॉस करता है, और जो कोस्ट लाइन है हमारा वो 5422 किलोमीटर है, 5422 किलोमीटर। वो 12 राज्य को क्रॉस करता है, यूनियन टेरिटरी को, और उसमें से 1197 जो है हमारे पास आइलैंड है। ये देश को सोचने का सवाल है कि इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है, इतना बड़ा कोस्ट बॉर्डर है और इतना बड़ा आइलैंड है। और मैं इसलिए बात करता हूं कि जैसे चाइना है, चाइना अभी कंबोडिया तक आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक रेल ले जाने वाली है, चीजें ले जाने वाली है, और यहां अंडमान निकोबार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रोज जो है चिल्लाते रहते हैं कि अंडमान का कुछ करिए, अंडमान का कुछ करिए। मैं पठानकोट पर ही आ रहे हैं। पठानकोट में तो मैं कह रहा हूं, पठानकोट में क्या क्या समस्या, पठानकोट क्यों हुआ? पठानकोट में जो हुआ वो मालदा भी उसका एक पार्ट है। पठानकोट में जो हुआ मालदा की घटना भी उसका पार्ट है। मैं ये कर रहा हूं, अभी मैं अभी पठानकोट की घटना क्यों हुई? पठानकोट की घटना इसलिए हुई कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पूरा का पूरा खुला हुआ है। मैं अभी सिलीगुड़ी में था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाते मैं सिलीगुड़ी गया था। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जहां की बांग्लादेश का भी बॉर्डर है और जहां नेपाल का भी बॉर्डर है, दोनों है। नहीं, क्यों होता है? पठानकोट, मैंने ये कहा ना, पुरलिया में क्यों हो गया, आपके मुंबई में क्यों हो गया? राजीव साहब, आप पठानकोट के अलावा टेररिज्म पर चर्चा करेंगे ना, एक पॉलिसी आप सरकार से जो वक्तव्य चाहते हैं, एक पॉलिसी आप बनाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? पॉलिसी क्या है? अब आप देखिए कि बॉर्डर की जो फेंसिंग है, अभी बांग्लादेश के साथ सरकार ने बड़ा अच्छा एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन जो बॉर्डर की फेंसिंग है, बॉर्डर की फेंसिंग आप पीछे से करते हैं। आप 150-200 मीटर जो है पीछे से बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं, 500 मीटर छोड़कर करते हैं। तो 500 मीटर के बीच में जो गांव है वो गांव तो हिंदुस्तान का है, गांव हिंदुस्तान का है। वहां यदि आतंकवादी आकर रहने लगे, वही हाल पठानकोट के समय का है। ये मिस्टर बिट्टू यहां बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि पठानकोट का सिचुएशन क्या है। पंजाब का, ईस्ट पंजाब, आपने जो बंटवारा किया है, इस देश का जो बंटवारा हुआ, और वो बंटवारे में क्या बंटवारे हुआ, उस दिन बोलते हुए मैंने कहा कि ओवैसी साहब से मैं सहमत होता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के कारण इस देश का बंटवारा हो गया। मैं उनके इस बात से जो है बहुत एग्री करता हूं कि लेकिन मैं कहा हूं कि वो बंटवारा आर्टिफिशियल है। आपने भारत माता पर भी वो सहमत है, मतलब वो बाहर कुछ बोल रहे हैं लेकिन जय नहीं बोल रहे। Just like to inform the speaker निशिकांत जी, एक 3-man फिदाइन अटैक दीनानगर पुलिस स्टेशन पे हुआ था। ये जो अटैक हुआ पठानकोट एयरबेस से पहले, दीनानगर पुलिस स्टेशन के ऊपर 3-man फिदाइन अटैक हुआ था। उसमें क्या कुछ सबक नहीं सीखे? उसका वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके ऊपर तो हम सतर्क रहे कहे होंगे। क्या हुआ उसके बाद? 40 किलोमीटर मैं ये कह रहा हूं तो मंत्री जी देंगे कि सबक जो है सरकार सभी चीज से सीखती है, और उस अपने भाषण और उसका जवाब जो है या तो मैं ये कह रहा हूं कि जब बंटवारा हुआ तो सबक ले लिया। भाभी जी आप हमारे क्षेत्र की हैं, भाभी हैं, आपका रिगार्ड करता हूं। रंजीता जी चुप रहेंगे, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको बोलने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सियाचिन में अभी मामला हुआ, सियाचिन में सैनिक की मृत्यु हो गई, तो जब आप उस तरह के आर्टिफिशियल बॉर्डर पर, आज तक बॉर्डर जो है, चाइना के साथ हमारा क्या बॉर्डर है, नेपाल के साथ क्या बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ क्या बॉर्डर है, बर्मा के साथ क्या बॉर्डर है, भूटान के साथ क्या बॉर्डर है, नेपाल के साथ क्या बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है आज तक हमने इसको तय ही नहीं किया है। मतलब अध्यक्ष महोदय, ये बॉर्डर तय ही नहीं हुआ है। और जब बॉर्डर तय नहीं हुआ है तो सियाचिन से लेकर सर क्रीक जो गुजरात का है, वो इतना डिफिकल्ट बॉर्डर है, इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि उसमें से हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसमें से क्या कर पाएगी, जब तक कि ये सारे, और ये चीजें आपके हाथ में नहीं है।
चाइना जो है आपके साथ समझौता करना चाहता है कि नहीं? पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान ने जो हमारा इलाका ले लिया है, गिलगित का, बाल्टिस्तान का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? दुनिया हमारा साथ दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब तक कि ये सारे फैसले नहीं हो जाते, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। ये सारे इंसिडेंट जो होते हैं, आपको कहीं ना कहीं जो बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, चाहे पंजाब में रह रहे हो, चाहे राजस्थान में रह रहे हो, चाहे वो बंगाल में रह रहे हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो, उन लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि वो लोग भारत का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। आप आज ये बात करते हैं कि एयरफोर्स के लोग उससे मिले हुए थे कि नहीं मिले थे। आपने अपने ही तकरीर में कहा कि उनके पास पूरा का पूरा सिस्टम था, पूरा का चीजें मौजूद था। तो उसको यहां के लोकल लोगों ने दिया, या वहां के जो पुलिस पर्सनल के लोग थे उन्होंने दिया, या वहां के जो डिफेंस पर्सनल के लोग थे? तो ये मैं कंक्लूड करूंगा। दूसरा सवाल है कि इलीगल जो इमिग्रेशन है सर, ये पार्लियामेंट इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं वहां की पूरी डेमोग्राफी, चाहे वो असम की डेमोग्राफी हो, चाहे बंगाल की डेमोग्राफी हो, चाहे झारखंड की डेमोग्राफी हो, वो पूरी की पूरी बदल गई है। हम एक तरफ तमिल श्रीलंका से आने वाले उनसे चिंतित हैं, तिब्बत से आने वाले लोगों से चिंतित हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग आते हैं, लोग लगातार आते हैं, उसकी सीमा जो तय नहीं है उससे चिंतित हैं। दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी है उसके लिए चिंतित है। मैं कंक्लूड करूंगा सर केवल इसमें कि एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, और कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो है उस वक्त अडवाणी जी हेड कर रहे थे। मतलब ये रिपोर्ट जो है 2001 की है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना, और उसने जो है एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट, और उसमें जो लोग थे उन्होंने 4 सब कमेटी बनाई। एक जीसी सक्सेना साहब के नेतृत्व में, जो उस वक्त तत्कालीन राव के हेड थे, एक NN बोरा साहब जो होम सेक्रेटरी थे, अभी संजोग से वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, एक माधव गोडबोले साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी जो तत्कालीन होम सेक्रेटरी थे, और चौथे आदमी अरुण सिंह साहब थे जो माननीय राजीव गांधी जी के बड़े अच्छे दोस्त थे और डिफेंस मिनिस्टर रहे। ये 4 सब कमेटी बनी, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अडवाणी जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। और उसके पहले कारगिल रिव्यू कमेटी की एक कमेटी बनी थी सुब्रमण्यम साहब के नेतृत्व में। मेरा सरकार से यह डिमांड है कि जो उन लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आज भी हम जिस सिक्योरिटी पैटर्न को अपना रहे हैं, इन चीजों से जो सबक नहीं ले रहे हैं, वो लॉर्ड इसमे ने बनाई थी माउंटबेटन के नेतृत्व में, और वही जो है पूरी की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चल रही है। और बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, बार बार यहां चर्चा होती है, लोग अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करते हैं और वो चले जाते हैं। मेरा सरकार से ये सवाल है और पूछना है कि क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के वो जो रिकमेंडेशन थे, जो माधव गोडबोले साहब के, जो अरुण सिंह साहब के, जो सक्सेना साहब के, या जो NN बोरा साहब के थे, उसको इंप्लीमेंट करने में सरकार को क्या परेशानी है? क्या ये जल्दी से इंप्लीमेंट हो जाएगा? और इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो समस्या है फेडरल कोऑपरेटिज्म में, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट का अलग अधिकार और राज्य का अधिकार, मजबूत सेंटर, मजबूत इंटेलिजेंस, मजबूत कोऑर्डिनेशन के लिए ये सरकार टाडा जैसे नए कानून लाएगी, या उसी तरह से राज्य को मजबूर करेगी कि वो गुजकोका या बकोका जैसे कानून लगाकर जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो नक्सलाइट एक्टिविटी है, उसको बंद कर पाएगी। और देश में जो एक बड़े कोऑर्डिनेशन की मांग चल रही है, एक परमानेंट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के नाम पर लगातार उसकी मीटिंग होगी या नहीं होगी? इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।